वेलकम टू डे 10 ऑफ कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम। आज हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले वो हैं जियोमैग्नेटिज्म, दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। ये सब टॉपिक कवर करने के बाद हम इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आइए शुरू करें टुडेज टॉपिक्स। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म। देखो बेटा, जो अर्थ है ना, इट बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ वैसे तो स्फेरिकल शेप की है, राइट, लेकिन ये बिहेव यूं करती है कि एज इफ इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक मैग्नेट छुपा हुआ है। उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ पोल यहाँ। हालांकि जैसे कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हमारा नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे होता है। इसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जिस नॉर्थ एंड साउथ की बात मैंने अब की है, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट का है, उसे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक साउथ कहते हैं। वो उल्टे हेमिस्फीयर्स में है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। दैट मीन्स जो साउथ पोल है, जियोमैग्नेटिक साउथ, वो नॉर्थ में कनाडा के अंदर है, और जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है वो एंटार्क्टिका में है। तो ये रिवर्स डायरेक्शंस में है, हमारे ज्योग्राफिक हेमिस्फीयर के उल्टे डायरेक्शन में है ये पोलैरिटीज ऑफ जियोमैग्नेट। तो बड़ा देखा, ये मैंने जो ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से, इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर प्लेन बनाया जाए उसे कहते हैं जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो लाइन है दूसरी, नॉर्थ साउथ जो अर्थ का एक्सिस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ किया जाए, वो हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल है यहाँ पे, दैट इज अल्फा, और इस अल्फा को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो दूसरे शब्दों में, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अल्फा इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। एक और एंगल है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, और वो एंगल है एंगल ऑफ डिप, जिसका सिंबल है डेल्टा। इसका एक और नाम भी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आप पूछते हैं कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप क्या है। अब देखें, ये अर्थ का फील्ड जो है चारों तरफ, ये इट्स मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट एवरी पोजीशन, है ना। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो दिखा रहे हैं, स्पाइरल्स जब बन रहे हैं अर्थ के अराउंड, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, इसमें लाइन ऑफ फोर्स का कहीं ना कहीं अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एंगल ज़रूर बन रहा है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन लोकेशन। तो इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज डेल्टा। तो इसी डेल्टा का नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। नाउ रिजॉल्विंग बी द रिजल्टेंट फील्ड इनटू कंपोनेंट्स, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इनको अगर हम इनकी वैल्यूज़ मालूम हो, इनके इस्तेमाल से हम डेल्टा निकाल सकते हैं। कैसे? जस्ट टेक रेशो, इनका रेशो ले लीजिए। रेशो लेते ही हम देखेंगे कि बी साइन डेल्टा बाई बी कॉस डेल्टा जो है, वो बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल का रेशो बनता है। दीज टू गेट कैंसल्ड, तो tan डेल्टा इज बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल, हेंस एंगल ऑफ डिप यहाँ से हमें मिल जाता है बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल के रेशो का tan इनवर्स लेने से। तो कोई न्यूमेरिकल अगर आए तो हम ये फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डिप की। बेटा, ये जो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज फार एज अर्थ मैग्नेटिज्म इज कंसर्न्ड। लेकिन एक और थर्ड पैरामीटर भी है जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को स्टडी करने में सहायक होता है। उसे हम कहते हैं बी एच, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मेंशन अभी ऊपर हमारे कैलकुलेशन में हुआ है ना। तो ये वही बी एच है। तो बी एच, ये देख लो, बी एच इज बी कॉस डेल्टा। तो बी एच इज बी कॉस डेल्टा। ये तीन चीज़ें यानी बी एच, अल्फा और डेल्टा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन जियोमैग्नेटिज्म। इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म।
यानी वो 3 पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यू अगर हमें मालूम हो, वी नो एवरीथिंग अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन लोकेशन। पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर अर्थ का फील्ड हमें मालूम करना है, रिजल्टेंट फील्ड, तो रिजल्टेंट जियोमैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। और वो तरीका क्या है कि आप बी एच का वैल्यू लिख लें विच इज़ बी कॉस डेल्टा, बी वर्टिकल लिख लें विच इज़ बी साइन डेल्टा, इनको स्क्वायर एंड ऐड कर लीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग से क्या होगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा आएगा, और इस तरफ आएगा बी एच स्क्वायर और बी वी स्क्वायर। बस यहीं से आपको अर्थ का रिजल्टेंट फील्ड मिल जाता है, बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर स्क्वायर रूट, है ना। तो ये कुछ एक फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम कर सकते हैं। अब देखें, ये जो एंगल ऑफ डिप है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बिकॉज इसके लिए कोई हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं डिप सर्कल। तो डिप सर्कल क्या चीज़ है, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है डिप सर्कल। इसको हमेशा जियोमैग्नेटिक मेरिडियन में सेट किया जाता है वर्टिकल प्लेन। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये इसमें लिख लेते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें इट इज़ ऑलवेज सेट इन जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। इसको जियोमैग्नेटिक मेरिडियन में अगर ना रखा हो तो फिर जो एंगल हम उसके ऊपर से पढ़ पाते हैं वो एंगल ऑफ डिप नहीं होता, वो वर्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है, मतलब वो सही एंगल नहीं होता। तो आइए देखें व्हाट इज एपरेंट डिप और वर्चुअल डिप। ये एंगल वो एंगल ऑफ डिप है जो हम गलती से मेजर करते हैं, गलती से यानी हमसे इंस्ट्रूमेंट हिल गया अपनी जगह से। डिप सर्कल जैसा कि मैंने अभी समझाया, इट हैज़ टू बी सेट ऑलवेज इन जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। मान लीजिए मेरिडियन से हिल गया और थोड़ा एंगल अल्फा बना दिया इसने मेरिडियन के साथ, तब जो रीडिंग आएगी डिप सर्कल की वो ट्रू रीडिंग नहीं होगी, वो एक वर्चुअल रीडिंग होगी, एपरेंट रीडिंग होगी, वो सचमुच की सही या करेक्ट रीडिंग नहीं होगी। तो बेटा इसका मतलब है कि अगर द प्लेन ऑफ द डिप सर्कल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, then the dip circle gives us apparent or virtual dip, that is gives us incorrect reading। ये कहा मैंने कि अगर हमें सेटिंग करनी है प्रॉपर तो इसका प्लेन पैरेलल टू द जियोमैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए था, लेकिन अगर हमसे हिल गया इंस्ट्रूमेंट गलती से और अल्फा एंगल बना बैठा वो, तब वो रीडिंग जो आएगी वो सही रीडिंग नहीं होगी, वो वर्चुअल रीडिंग होगी या इनकरेक्ट रीडिंग होगी, या आप कहेंगे वो उसकी एपरेंट रीडिंग होगी। तो वहाँ से ट्रू डिप कैसे मालूम किया जाता है वो देखिए। वी कैन मेजर ट्रू डिप एज शोन बिलो। तो ये फॉर्मूला एक याद रखें, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, tan dip true is equal to tan dip virtual या apparent fake कुछ भी कह लो into cos अल्फा। तो बेटा ये फॉर्मूला एक है, इसके इस्तेमाल से, क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको एक इनकरेक्ट रीडिंग दे रहा है, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह से हिल चुका है और वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एरर दे रहा है। वो जो रीडिंग दे रहा है वो वर्चुअल रीडिंग है, टेन, उसका ले लीजिए आप। फिर उस एंगल का कॉस ले लीजिए जो एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन ऑफ द डिप सर्कल आपस में बना रहे हैं, उसका कॉस ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका ट्रू डिप का टेंजेंट होगा। फ्रॉम हेयर वी कैन मेजर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप यूजिंग द डिप सर्कल। बेटा एंगल ऑफ डिप की एक दो वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड जो है वो याद भी रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल डिप ऑन द पोल्स, कौन से पोल्स, जियोमैग्नेटिक पोल्स, ये 90 डिग्री होता है, चाहे जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है चाहे जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, डिप एंगल वहाँ पे होता है 90 डिग्री। एंड डिप ऑन द इक्वेटर ये होता है 0 डिग्री, यानी वो लाइन जो अर्थ के चारों तरफ ज्वाइन करने से मिलेगी, उन सब पॉइंट को जहाँ पे डेल्टा 0 आ जाए उसे जो मैग्नेटिक
इक्वेटर कहते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ याद रखें, कई न्यूमेरिकल्स में इनकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है। आइए बेटा अब हम जियोमैग्नेटिक मैपिंग के बारे में ज़रा पढ़ें। यानी जो जैसे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, ज्योग्राफिक मैप्स होते हैं दुनिया के, वैसे ही जियोमैग्नेटिक मैप्स भी होते हैं। उनमें कुछ लाइनें होती हैं, उसके बारे में जानकारी अवश्य है फॉर सॉल्विंग वेरियस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इन एग्जाम। फॉर एग्जांपल, कुछ लाइन्स हैं जिन्हें हम आइसोगोनल लाइन्स कहते हैं, इन्हें आइसोगोनिक लाइन्स भी कहते हैं। इसी चीज़ के दो नाम हैं। ये वो लाइनें हैं जो उन पॉइंट्स को मिला के बनती हैं जहाँ पे अल्फा सेम होता है, यानी वेयर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज सेम। उन सब पॉइंट्स को अर्थ की सरफेस पे ज्वाइन कर लें तो जो लाइनें मिलेंगी उसे आइसोगोनिक लाइन कहेंगे या आइसोगोनल लाइन्स कहेंगे। याद रहेगा, अल्फा सेम होना चाहिए, उन लाइनों को जोड़ लो। ऐसे एगोनिक लाइन्स, एगोनिक मतलब जो सेम वैल्यू के बजाय जीरो वैल्यू है, यानी स्पेशल केस हो गया। यानी आइसोगोनिक का एक स्पेशल केस है एगोनिक लाइन। ये वो लाइंस हैं जो अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ की जाती हैं, यानी वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ की जाती हैं जहाँ पे अल्फा ज़ीरो हो। तो हमने कहा था सेम अल्फा हो तो कौन सी लाइनें हैं, आइसोगोनिक। सेम होते हुए भी कहीं ना कहीं जीरो तो होगा, तो जीरो वाली सेम, वो भी सेम वैल्यू है, बट उनका आइसोगोनिक नहीं कहेंगे, उसका स्पेशल केस हो गया। उस स्पेशल केस में उन लाइनों को हम कहेंगे एगोनिक लाइंस। अब देखते हैं आइसोक्लिनिकल लाइंस क्या होती हैं। आइसोक्लिनिक लाइनें वो हैं जहाँ पे वो सब जगह जिनका डिप एंगल सेम है उनको मिला के बनता है। ये एंगल ऑफ डिप जहाँ जहाँ दुनिया में सेम है उन सबको ड्रॉ करके लाइनें उनके ऊपर से गुजार दो, तो जो लाइनें मिलेंगी वो आइसोक्लिनिकल लाइनें मिलेंगी। अब इसका ही एक स्पेशल केस है एक्लिनिक लाइन। जैसे कि आप समझ जाएंगे, अब एक्लिनिक लाइन वो होगी जहाँ पे डेल्टा जीरो वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलती है जो, तो डेल्टा जहाँ पे जीरो है उनको जोड़ने से उनके लोकस को ही हम एक्लिनिक लाइन कहते हैं। और आप जान ही जाते हैं ये क्या चीज़ है, ये जो है इट्स अनदर नेम फॉर जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि आप जानते हैं ना इक्वेटर पे डेल्टा जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा जीरो है एक्लिनिक लाइन के ऊपर। ऑलराइट, एक और स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट है, वो आइसोडायनामिक लाइंस का है। ये भी जो मैग्नेटिक मैपिंग के दौरान काम आता है। देखो, आइसोडायनामिक लाइन वो है जहाँ पे वो सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो जहाँ पे बी एच का वैल्यू सेम है। अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू जहाँ जहाँ सेम है उन सब लाइन को आप ज्वाइन कर दें तो आपको मिलते हैं आइसोडायनामिक लाइंस। अब आप सोचेंगे वो कौन सी जगह है जहाँ पे आइसोडायनामिक लाइन का स्पेशल केस हो कि बी एच ज़ीरो हो। बेटा उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। उसे कहते हैं जियोमैग्नेटिक पोल्स, क्योंकि पोल पे जाके डेल्टा 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री होने की वजह से बी एच क्या होता है, बी कॉस 90, और वो ज़ीरो, इसलिए बी एच ज़ीरो हो जाता है ऑन जियोमैग्नेटिक पोल्स। तो बेटा देखिए, जो जियोमैग्नेटिक मैप्स होते हैं कुछ यूँ दिखते हैं। ये बहुत सारे जो कर्व्स दिख रहे हैं इसकी सरफेस पे, ये कर्व जितने भी है ना, दे आर सम ऑफ दीज आर आइसोगोनल लाइन्स, सम आर आइसोक्लिनिक लाइन्स, सम आर आइसोडायनेमिक लाइन्स, जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है, राइट। तो ये बेटा अब हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ें। देखने में ये ऐसे दिखता है, इसके अंदर क्या क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। ये जो है इसके चारों तरफ सर्कल जैसा, जिसको मैं एक थोड़े रेड कलर से दिखा देता हूँ, दिस सर्कल। इस सर्कल के अंदर बेटा कॉइल है, कॉइल हैज़ एन टर्न्स। उस एन की हम सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। सिलेक्शन करने का मतलब है हम जिस टर्मिनल को जोड़ें, इस टर्मिनल को जोड़ें या इसमें कनेक्शन दें, अकॉर्डिंगली एन चेंज हो जाता है, एन की सिलेक्शन हम कर सकते हैं। आई शो यू बाय जूमिंग इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो 50 लिखा है, यानी यहाँ कनेक्शन दिया तो 50 नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ दिया तो 500 कहा है तो 500 कनेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वी कैन सेलेक्ट। ऑलराइट, इसकी वजह से जब उस पर करंट चलती है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आप जानते ही हैं, राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक इसके आर पार यूं फील्ड जनरेट हो जाता है, राइट। उस फील्ड का असर होता है इस पर्टिकुलर बॉक्स में रखे हुए मैग्नेट के ऊपर, और ये मैग्नेट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो दिस मैग्नेट ओवर हेयर, अगर करंट इसमें ऑफ कर दें बाहर वाले सर्कुलर कॉइल में, तो इस छोटे से मैग्नेट पे असर सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें करंट डाली बाई मेकिंग कनेक्शंस हेयर विद एक्सटर्नल सर्किट, तो इस मैग्नेट पे दो फील्ड असर डालेंगे।
एक तो होगा जो अर्थ का अपना फील्ड है, और वो कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये तो आप समझ सकते हैं क्योंकि वही है जो उस पर असर डालेगा। और दूसरा ये जो कॉइल की वजह से, देखें कॉइल का जो फील्ड है ना, फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैं इसे लिख दूँ बी सी, ये होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, है ना, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट हो गया इसमें। लेकिन जो अर्थ का फील्ड है उससे हम कहते हैं बी एच, ये है बी कॉस डेल्टा, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, है ना। तो अब इन दोनों को इसके ऊपर जब ऐड करवाया जाता है, दे एक्ट एज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मैं दिखाऊं कैसे। अगर अर्थ के ऊपर कोई भी मैग्नेट हो, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, उसकी डायरेक्शन बेटा होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये हो गया वो डायरेक्शन जिसमें अर्थ का बी एच एक्ट कर रहा है। और ये जो दूसरा हमने दिखाया कॉइल के अंदर करंट है, उसका फील्ड जो होगा वो यूँ होगा। और जो नीडल है, जब इसके ऊपर दोनों फील्ड्स एक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, तो नीडल स्टैंड्स एट दिस एंगल, से दिस इज थीटा। तो इसका जो ये बनता है यहाँ पे, मैं इसका नाम दे दूंगा ओ ए एंड सी। तो tan थीटा क्या हुआ, ए सी बाई ओ सी, और ए सी का मतलब हुआ बी एच, ओ सी का मतलब हुआ बी सी, ठीक है। तो इसके बाद आप देखते हैं कि बी सी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू बताया था एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल म्यू नॉट एन आई बाई 2r होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे tan थीटा, वाई थीटा बिकॉज यहाँ पे एंगल थीटा है, गलती से मैंने शायद डेल्टा लिखा था, इट इज़ थीटा शोन हियर इन द फिगर, ये थीटा ही दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप होता है, और वो फॉर्मूला क्या है। तो रिकन्सिडरिंग अबव डायग्राम वंस अगेन, देखें अगर तो सिर्फ अर्थ का फील्ड एक्ट कर रहा है तो नीडल की डायरेक्शन होगी ये, और अगर ये कॉइल की वजह से फील्ड है तो डायरेक्शन है ये। अब मैग्नेटिक नीडल जो है इट स्टैंड्स एट दिस एंगल, क्योंकि हम लोग नॉर्मली नॉर्थ के साथ ही डायरेक्शन देखते हैं, इसलिए हम इस एंगल को बोलेंगे अल्फा, राइट। तो इस बार इस डायग्राम में हम देखो ओ पी क्यू ऐसे नाम रख देते हैं। tan अल्फा इज व्हाट, ये है पी क्यू बाई ओ क्यू। पी क्यू इसमें क्या है, पी से क्यू तक जैसे आप देख रहे हैं वो है बी सी, और ओ से क्यू तक क्या है बी एच। तो ये tan अल्फा मिल गया हमें। तो बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, बट नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं n, तो साथ में n जोड़ दीजिए, नीचे आ गया बी एच, इधर आ गया tan अल्फा। सो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है अब, बी एच tan अल्फा इज म्यू नॉट आई एन बाई 2r, राइट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिर्फ आई रखें इस तरफ, बाकी टर्म्स ले जाओ दूसरी तरफ, तो इट इज़ 2r बी एच बाई म्यू नॉट एन होल इनटू tan अल्फा। तो आप देख रहे हैं 2r, आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, बी एच अर्थ का फील्ड कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ k टाइम tan अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है जिसे टेंजेंट फार्मूला कहते हैं। और ये फार्मूला जो है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, टेंजेंट लॉ भी कहते हैं इसको। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में मेजरमेंट करने के काम आता है। यहाँ पे जो k है, k क्या है 2r बी एच बाई म्यू नॉट एन, जिससे हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर है ये। सो दिस इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, राइट। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का ये रिडक्शन फैक्टर है, ये कांस्टेंट है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। बेटा 99% क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एंगल हमेशा जो उन्होंने दिया होगा वो रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ डायरेक्शन होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। कभी कभार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग जो एंगल की बात करते हैं दैट इज़ विद द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द करंट लूप, यानी
ये जो करंट लूप है, ये ब्लू कलर का ये लूप, इसके नॉर्मल के साथ एंगल दिखाते हैं। उस तरह के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। अदरवाइज जैसे मैंने कहा 99% प्रॉब्लम्स में आपको टेंजेंट लॉ ही लगाना है डायरेक्ट। तो ये बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये एक वुडन एनक्लोजर में बंद है, फ्रंट और बैक पे ग्लास लगा है, कांच है ताकि इसके अंदर आप देख सकें। ऊपर से बहुत फाइन थ्रेड से एक मैग्नेट लटकाया गया है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इस बार मैग्नेट की अपनी एट रेस्ट जब रहे तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अर्थ का नॉर्थ साउथ, राइट। लेकिन अगर बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेट ले लें और उस मैग्नेट को इसके बगल में लाएं और हल्का सा डिस्टर्ब करके निकाल दें, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो उस वाइब्रेशन को स्टडी करके हम बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है, टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ अ मैग्नेट इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, फॉर्मूला इज m टाइम BH। ये इसमें I जो है इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, ऑफ द बार मैग्नेट, राइट। और BH तो आप जानते हैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, और M क्या है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। तो T इज अ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन दिस मैग्नेट। तो बेटा इस फॉर्मूले को याद रखें, ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के काम आएगा, राइट। बेटा मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट। देखें ये है एक शॉर्ट बार मैग्नेट, राइट। ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और जैसा कि आप जानते हैं ये जो लाइन होती है ये इसका एक्सियल लाइन या सिंपली एक्सिस कहलाता है, राइट। मैग्नेट की जो लंबाई है बहुत शॉर्ट मानी गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, और ये जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, से डिस्टेंस इज d। तो हमें कहा जाता है एट पॉइंट A फील्ड बताएं कितना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। पहले तो ये पता होना चाहिए बार मैग्नेट्स के लिए m का वैल्यू ये होता है, डाइपोल मोमेंट का ये वैल्यू होता है 2l, तो इसकी होगी लेंथ, और qm क्या है, ये इसका पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया फिर, ओके। तो फील्ड एट पॉइंट ए, और इसकी जो लोकेशन है हम कह रहे हैं वो डिस्टेंस d है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। तो एक्सिस पे बेटा इसका फील्ड जो है ना, फील्ड ऑन द एक्सिस, ये याद रखें म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई d क्यूब, ये फॉर्मूला है, अच्छी तरह याद रखें, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एक होता है फील्ड ऑन द इक्वेटर, तो वो भी देख लो, ये बार मैग्नेट है, इसका ये एक्सिस जैसा कि अभी हमने दिखाया, ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये मिड पॉइंट ओ के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, और ये पॉइंट है ए। अब हमें कहा जा रहा है पॉइंट ए पे फील्ड ढूंढिए, लेट दिस डिस्टेंस बी डी, और एज यूजुअल 2l हम लेंथ ऑफ द मैग्नेट कंसिडर कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो फील्ड ऑन द इक्वेटर होगा दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी क्यूब। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखिए। इन दोनों एक्सप्रेशंस में अंतर क्या है, एक्सिस पे फील्ड डबल है ना, 2 टाइम्स m बाई डी क्यूब इंटू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 2 टाइम नहीं है, सिंपली m बाई डी क्यूब इंटू कॉन्स्टेंट है। बस वो एक छोटी सी बात याद रखें कि ये जो बी इक्वेटर है यानी फील्ड ऑन द इक्वेटर, क्योंकि इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन ये होगी बी ऑन द इक्वेटर, दैट इज ये अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, दैट इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो फील्ड था ऑन द एक्सियल लाइन उसकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ थी, ये बी ऑन द एक्सिस, इसका मतलब हुआ उसकी डायरेक्शन वही है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक्सिस के केस में सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट,
और इक्वेटर वाले केस में इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। तो बेटा आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इट्स मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एंड इट्स कन्वर्शन इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आइए देखें। देखो जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, इसका जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी, इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि इसका सेंसिटिविटी फॉर्मूला है NBA/K। एन इज, जैसे आप जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, राइट। और ए क्या है? एरिया ऑफ आर्मेचर, जिसके अराउंड कॉइल को लपेटा गया है। बी फील्ड होता है, वो आप जानते हैं। के क्या है? इट इज टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग स्प्रिंग्स हैं उसका ये टॉर्शन कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होनी चाहिए, फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए, लेकिन टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। दैट्स वाई वी यूज़ फास्फोरस ब्रॉन्ज, राइट। तो इसमें कन्वर्जन वाले केस में हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ MCG इनटू एमीटर। देखो बेटा, जो एमीटर होता है इट मेजर्स करंट, जबकि गैलोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट को। इसको मेजर करनी है एमीटर को करंट, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस आइडियली निग्लिजिबल होनी चाहिए, या यूँ कहीं ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो ये बनता कैसे है? एक लिया हमने गैल्वानोमीटर, इसके पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया, ये है शंट S। करंट आई यहाँ से आई, तो गैल्वानोमीटर में चली गई करंट IG, जो शंट से गुजरी है वो I-IG, ठीक है। तो शंट का फॉर्मूला याद रखें, IG/I-IG होल इनटू G, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर। और इसमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? क्योंकि G और S को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो ये बनता है GS/G+S। अब कभी कभार ये भी क्वेश्चन होता है कि किस तरह से हम गैल्वानोमीटर की रेंज को बढ़ा दें, तो उसके लिए भी देख लो एडिशनल शंट चाहिए होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडिशनल शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर n टाइम्स। तो आप एक शंट कितनी और एडिशनल शंट लगाएं ताकि उसकी रेंज n टाइम हो जाए? तो बेटा इसके लिए एडिशनल शंट का फॉर्मूला है, ये मैं S प्राइम कह देता हूँ उसको। ये जो अभी भी हमने देखा R इफेक्टिव, इसके नीचे n-1 जोड़ दीजिए। तो R इफेक्टिव हमने देखा, ये इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो इसके नीचे n-1 जोड़ दें तो ये इसकी रेंज बढ़ाने की तरकीब हमें मिल गई। अब देखें, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखो अच्छा, वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसलिए उसमें करंट मिनिमम जाए तो ही अच्छा है, सो दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। तो ये कैसे बनाया जाता है? ये देखो, एक हमारे पास है गैल्वानोमीटर, तो इसके साथ ही आप एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें। हाई रेजिस्टेंस जोड़ने से सीरीज में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर करंट मिनिमम हो जाएगी, और उसी से पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हम मेजर कर सकते हैं। लेट V बी दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, और इसमें जो करंट जा रही है वो जा रही है IG, ओके। तो हम जानते हैं V/IG इज इक्वल टू R+G, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगी। तो पूछा जाता है कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, तो V/IG माइनस कैपिटल G, ये फॉर्मूला बनता है इसका, ओके। तो R इफेक्टिव यहाँ कितना बन रहा है? सिंपली आप देख ही रहे हैं, R+G बन रहा है, बिकॉज दोनों सीरीज में जोड़े गए हैं। यह भी कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर टू n टाइम्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस required in series so as to increase the range
ऑफ द वोल्ट मीटर n टाइम्स। तो रेंज जितना पहले आप इंस्ट्रूमेंट बना चुके हैं उसको n टाइम बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, ये एडिशनल जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं सीरीज में वो है R, तो ये n-1 इंटू आर इफेक्टिव वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया है। ये इसके साथ आप n-1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आइडिया हाउ टू इंक्रीज द रेंज। अब ये रेंज क्या होती है, वो रेंज भी देख लें कैसे मेजर करते हैं रेंज को। कई न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट रेंज की वैल्यू नहीं दी होती, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि रेंज कितना है। रेंज क्या है कि न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। किसकी वैल्यू? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो तो वोल्टेज की ओल्ड वैल्यू, और न्यू वैल्यू भी वोल्टेज की। अगर करंट की बात हो रही है तो न्यू करंट की वैल्यू और ओल्ड करंट की वैल्यू। करंट वो जिससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए, वोल्टेज वो जिससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए। ठीक है, तो इस तरह से रेंज हमेशा न्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू से मेजर किया जाता है। Now, keeping all these concepts in mind, let us now come to the numerical parts. How to apply all these concepts that we have learned in last, say, 45 minutes or so. उसको कैसे अप्लाई करें, आइए देखते हैं by solving certain numericals. देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट पकड़ते हैं। 10% ऑफ द मेन करंट इज टू बी पास थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस 99 है, तो मैं लिख देता हूँ जी कैपिटल इज 99 ओम, और जो करंट इसके अंदर से गुजरेगी वो 10% होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर ओरिजिनल करंट है 100 तो से एम्पियर, तो ये कितनी होनी चाहिए, 10 एम्पियर। ये एक सपोजिशन है, एक अपनी सुविधा के लिए हमने सपोज किया। सो आई से इट्स अ सपोजिशन। 10% का मतलब हो कि अब अगर 10 जाए अंदर तो टोटल 100 होनी चाहिए। ठीक है, पूछ रहे हैं इसका शंट की वैल्यू बताओ। बेटा शंट का फॉर्मूला आई जी अपॉन आई माइनस आई जी होल इंटू जी होता है, राइट। तो आई जी का वैल्यू जैसा कि मैंने अज्यूम किया 10 है, तो 100 माइनस 10 कर दिया नीचे, और जी का वैल्यू 99 है। इट बिकम्स 10 बाई 90 इंटू 99, ये चला गया, ये कितना आ गया 11 ओम। तो ये जो शंट है, शंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 ओम, राइट। तो लेट्स चेक आउट, ये 11 ओम सी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए है सी, राइट। तो बेटा अब सेकंड क्वेश्चन देखें। द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, तो इसकी वैल्यू 50 ओम लिख दिया हमने। इसको एक बैटरी से कनेक्शन दिया गया जिसकी 3 वोल्ट है वैल्यू उसकी वोल्टेज की, तो ये लिख दिया हमने उसकी वैल्यू। इसके साथ रेजिस्टेंस 2950 सीरीज में है, यानी इसके साथ ये वाला कितना है R, दिस इज 2950 ओम। ठीक है, तो R इफेक्टिव कितना हो गया 2950 प्लस 50, ये हो गया 3000 ओम, राइट, यही आया यहाँ पे। तो आगे लिखा है a full scale deflection of 30 divisions obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 divisions, resistance in series should be, यानी डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए सबसे पहले देखना होगा कितनी करंट इसमें जा रही है, राइट। कितना करंट इसमें जाता है, तो करंट होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यूँ आर इफेक्टिव। वोल्टेज यहाँ दिया था 3 वोल्ट, और ये 3000, ये अभी भी देखा हमने, है ना। तो इट बिकम्स 1/1000 विच इज सो मैनी एम्पियर्स, तो 10 पावर माइनस 3 एम्पियर इसमें करंट जा रही है। अब हमें यूँ देखना होगा कि इफ़ करंट इज 10 पावर माइनस 3 एम्पियर्स, डिफ्लेक्शन इज, कितना डिफ्लेक्शन दिखाया यहाँ पे, 30 डिविजन दिखाया यहाँ पे, राइट। 30 डिविजन इज इक्वल टू 30 डिविजन, ठीक है ना। तो 30 डिवीजन के लिए इतना करंट है, तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे 30 डिवीजन इज इक्वलेंट टू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 डिवीजन इज इक्वलेंट टू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 30 डिवीजन, ओके। और हमें चाहिए कितने,
क्वेश्चन के मुताबिक हमें चाहिए 20 डिवीजन, अब है ना, ये लिखा है इसकी रिफ्लेक्शन 20 डिवीजन हो जानी चाहिए। तो 20 डिवीजन इज इक्वल टू दिस थिंग इंटू 20, तो 2/3 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है, इतना एम्पियर करंट आ रही है, ठीक है। तो फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, यानी अब इस काम के लिए कितनी रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो बेटा वो होता है रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होना चाहिए, वोल्टेज बाय करंट। तो ये वोल्टेज बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंट। तो करंट का मतलब आई जी, और आई जी आपने देख ही लिया, V/2/3 इंटू 10⁻³ ये रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन हम ये भी जानते हैं एक फार्मूला जो अभी यूज़ किया था यहाँ पे, दैट ये वाला, कि आर इफेक्टिव और गैल्वेनोमीटर के जो रिलेशन था, तो वो देखें हम, वो फार्मूला हमारा क्या रहता है कि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस वो है जो अभी हमें मालूम करनी है, राइट। और साथ में 50 तो ऑलरेडी है, यानी ये वो रेजिस्टेंस जो मालूम करनी है, ये गैल्वेनोमीटर का अपना 50 ओम ये ऑलरेडी गिवन है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस, सॉरी करंट, यही 2/3 10⁻³ ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और वैल्यू वोल्टेज की 3 और R + 50, इस तरफ 2/3 10⁻³ हम यहाँ लगा रहे हैं वैल्यूज़। इसको सिंप्लीफाई करें, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3 ऊपर चला गया, 3 × 3 9 हो गया, नीचे वाला पार्ट मैंने यहीं का यहीं लिखा है, 2 10⁻³ भी यहाँ है, आगे चल के इन्वर्ट एंडो किया यानी उल्टा दिया, तो ये नीचे से ऊपर कर दिया हमने, थोड़ा सुविधा हो जाती है उससे, 10⁻³ का 10⁻+3 बन गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा है आपका। फिर आप देख रहे हैं 4500 ये काट के बना, और उसमें से वो 50 ये वाला माइनस कर दो, तो 4450 आ जाता है। सो इतनी रेजिस्टेंस हमें चाहिए इस क्वेश्चन में इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेंज टू 20 डिविजन्स। तो हम देखें यहाँ पे 4450 यानी ऑप्शन ए है 4450। सो दिस इज ऑप्शन ए एंड दैट इज अवर आंसर। आई बेटा आप क्वेश्चन थर्ड देखें। 2 बार मैग्नेट्स हैं, इनको एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में डाला गया है, और उन मैग्नेट्स के मोमेंट्स m एंड 2m हैं। इनको पहले पोल फॉर पोल जोड़ा गया, यानी एक ये और दूसरा ये, इसका वैल्यू m डायपोल मोमेंट का, इसका 2m, इस तरह से रखा गया। उसके अंदर वाइब्रेशन लाई गई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनके डायपोल मोमेंट्स भी अलग अलग ही होंगे, से I1 एंड I2। तो हमारा फार्मूला जो होता है वो यूँ बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप जानते हैं ना m + m2 m1 m2 ये ऐड हो जाएंगे इंटू BH। देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आई रिमाइंड यू, बिकॉज ये कुछ हमने ऐसे पढ़ा था, I/m इंटू BH, है ना, ये फार्मूला पढ़ा हुआ हमने। इस वक्त हम बजाय उस फॉर्मूला के थोड़ा सा चेंज करके इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक के बजाय मेरे पास 2 मैग्नेट्स हैं, इसलिए आई के बजाय दोनों के मोमेंट्स को ऐड करके लिखा गया, सॉरी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके लिखा गया, और उनके मोमेंट को भी ऐड किया गया बिकॉज दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। और BH यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, बट इन द क्वेश्चन इसको एक्सटर्नल फील्ड को जस्ट H से ही डिनोट किया गया, ये लिखा हुआ है H। तो फिर हम BH को वी कैन रिप्लेस BH, हम इसको H ही लिखेंगे फॉर सेक ऑफ कंप्लायंस विद द डाटा हेयर। तो ये इसको H ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए हम इसको H लिखा ये। अब दूसरे केस में T' जो है वो तब है जब एक मैग्नेट को उल्टा दिया हमने, यानी एक मैग्नेट तो ऐसे है ना, दूसरे मैग्नेट को उल्टा, यानी अगर इसका ये नॉर्थ ये साउथ, अब ये नॉर्थ तो ये साउथ, ऐसे M और 2M वही है, उसमें हम लिख लेते हैं NNSS, एक ही डायरेक्शन में थे तो ऐड हो रहे थे इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स, अब इनका डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है, रिवर्सिंग आगे। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऐड ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऐसे ही ऐड करेंगे, वो टोटल मास की तरह होता है। यहाँ पे m1 माइनस m2 की बात करेंगे और साथ में लिखेंगे h। तो बेटा हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ गए, इनका रेशो लिया जाएगा अब। तो टेकिंग रेशो, तो t प्राइम बाई t, और 2 बाई तो कट गया, i1 प्लस i2 भी कट रहा है, अब देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे m1 माइनस m2 आएगा, ऊपर m1 प्लस m2 आएगा और स्क्वायर रूट भी आएगा, दैट यू कैन सी हियर, है ना, क्योंकि बाकी i1 i2 कैंसिल हो रहे हैं, h भी कैंसिल हो रहा है। अब m1 m2 की वैल्यूज़ अब लगाएंगे हम, m प्लस 2m, यहाँ पे 2m माइनस m। आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, बिगर माइनस स्मॉलर करना है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। तो ऊपर क्या आ रहा है 3m और डिवाइड बाई m, ये कैंसिल, √3 आ गया, t प्राइम बाई t। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा था, उसका टाइम पीरियड कितना था, 3 सेकेंड था, राइट। तो अब t प्राइम इज देयर फॉर 3√3 सेकेंड्स। तो देखें 3√3 सेकेंड कौन सा आंसर है, ये 3√3 बी ऑप्शन है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी। आइए बेटा क्वेश्चन 4 देखें। आयरन रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है ये, तो एरिया मैं लिख लूँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ये सेंटीमीटर के मीटर बनाए और ये स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसको एक फील्ड में रखा गया है, फील्ड का वैल्यू है 1600, और सॉरी फील्ड का वैल्यू है ये 4 × 10⁻⁴, ये फ्लक्स दिया गया है, सॉरी मैंने इसको मिसरीड किया, इट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ 4 × 10⁻⁴ वेबर का फ्लक्स है। तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला B × A होता है, तो B मालूम कर लीजिए, फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स है 4 × 10⁻⁴ वेबर और एरिया भी देखा हमने 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो तो 1 टेस्ला। तो ये फील्ड की वैल्यू आ गई 1 टेस्ला। इस पे और क्या पूछा गया था, इसमें फील्ड की इंटेंसिटी 1600 एम्पियर पर मीटर दी गई है और आपको पूछ रहे हैं परमिएबिलिटी। तो बेटा परमिएबिलिटी का फॉर्मूला एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी B/H होता है, दैट यू नो, है ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का ये फॉर्मूला है। तो म्यू इज देयर फॉर B, और B हमने अभी देखा 1 टेस्ला, और H का वैल्यू यहाँ दिया है 1600, तो 1/1600, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/16 क्या होता है 0.625 और 10⁻⁻3, ओके। तो ये आएगा, और आई थिंक ऐसा कोई ना कोई आंसर है यहाँ पे 0.625 10⁻⁻3, सी ऑप्शन, ठीक है। तो दिस ऑप्शन सी। तो बेटा ये जो आ गया, ये आ गया इसका वेबर पर एम्पियर मीटर, तो ये इसका आंसर है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5th। मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है ये, तो m वेक्टर के फॉर्म में है, तो 50 I कैप। आई एम नॉट राइटिंग यूनिट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो मैंने m की वैल्यू लिखी है, यूनिट्स नहीं लिखे। और b कितना दिया गया है 0.5 I कैप प्लस 3 J कैप टेस्ला। m और b दिया है, तो टॉर्क निकालने को आ गया बेटा। वैसे टॉर्क आप जानते हैं m क्रॉस b होता है, तो हम इसको डिटरमिनेंट के तरीके से करेंगे। आई जे के आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, m 50 है, दिस इज नो जे एंड नो के, है ना, इसमें सिर्फ आई कैप है। दूसरे वाले में आई और जे दोनों हैं, तो आई कैप का कंपोनेंट यहाँ और जे कैप का यहाँ, के कैप का यहाँ 0 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, आई कैप के साथ आप देख ही रहे हैं 0 आ रहा है, माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है, फिर के कैप के साथ हम देखें क्या आता है 150 माइनस 0 आ रहा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया 150 के कैप। तो बेटा ये 150 के कैप देखना पड़ेगा, यहाँ कौन सा ऑप्शन है 150 के कैप, न्यूटन मीटर, ऑफ कोर्स यूनिट्स इसके न्यूटन मीटर हैं, सी ऑप्शन है, तो दिस इज न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी। तो बेटा यही इसका आंसर है।
बेटा आइए आप क्वेश्चन 6 देखते हैं। ये भी एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे ही आधारित है। फॉर्मूला इसका पहले ही लिख लें, ये होता है I/m/b/h। ओके, इसमें जो भी बात हो रही है उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात हो रही है कि उसको हमने हीट किया था, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हो गया 19%। इसका मतलब है मैं सिर्फ ये लिखूं तो काम चल सकता है। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हुआ इसके नीचे ये m, ये लिखे तो काम चलेगा। बाकी I एंड BH ये कांस्टेंट्स हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और BH कांस्टेंट है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट m है उसके साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, दूसरी बार T प्राइम लिख लो तो यूँ लिखा जा सकता है। अब हम दोनों का रेशो ले लेंगे, तो T प्राइम बाई T इज M प्राइम एंड M, और ऐसे करके आ गया ये। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया था हीट करने से उसका रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस बाई 19%। बाई 19% का मतलब हुआ अगर पहले था वो 100, मानो पहले 100 था, अब उसमें से आप 19 माइनस कर दो, यानी 81 आएगा यहाँ पे, है ना, दिस सिंपल मैथ्स। अब करो सिंप्लीफाई, ये 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो ये आ गया। अब पूछा गया था हमें कि पीरियोडिक टाइम ऑफ द मैग्नेटोमीटर विल इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरह का सवाल है ना। तो बेटा यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, इंक्रीज नज़र आ रहा है, बिकॉज अगर दोनों तरफ -1 कर दें और इंटू 100 करें तो हमें वैल्यू मिल सकती है इंक्रीज की। तो -1 इंटू 100, अगर नेगेटिव आता तो हम कहते हैं डिक्रीज है, तो पॉजिटिव आ रहा है 1/9 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ये लगभग 11% आया, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है एज यू कैन सी, बिकॉज पॉजिटिव आया ये। तो इंक्रीज 11%, देख लेते कौन सा ऑप्शन है। इंक्रीज बाय 11%, दैट इज ऑप्शन बी इज देयर, सो बी इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बट आप 7th क्वेश्चन देखें, मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब हुआ अल्फा 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, डिप नीडल मेक्स 45 डिग्री, यानी ये जो वर्चुअल डिप है असली वाला तो नहीं है, ये फेक आएगा, है ना, 45 डिग्री आएगा। रियल डिप बताओ, तो डिप रियल कितना होगा, ये हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, tan डिप ट्रू, या रियल या ट्रू एक ही बात है। ये tan डिप वर्चुअल इनटू कॉस अल्फा, तो ये कितना है वर्चुअल वैल्यू 45, tan 45 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। एंड व्हाट अबाउट cos 30, यू नो cos 30 √3/2, तो ये tan ट्रू डिप के लिए आ गया, हेंस डेल्टा ट्रू यानी रियल डिप आ गया tan इनवर्स √3/2। आइए देखें tan इनवर्स √3/2 कौन सा ऑप्शन है। tan इनवर्स √3/2, ओके, ये ए ऑप्शन है, राइट, सो ए इज द राइट चॉइस। आइए बेटा क्वेश्चन 8 देखें, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के ऊपर है। दो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपके पास, एक में डिफ्लेक्शन आ रही है 60 डिग्री, एक में आ रही है 45 डिग्री, यानी जो θ1 है वो है 60 डिग्री, θ2 है 45 डिग्री। और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब करंट दोनों का I1 I2, मतलब दोनों में करंट एक ही होगा बिकॉज सीरीज में है। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो पूछ रहे हैं, N1 और N2 का रेशो पूछा जा रहा है, और इसमें रेडियस सेम है, R1 इक्वल टू R2, ये सेम है। सो ये डाटा हमारे पास दो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, और हमें कहा जा रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो बताइए। तो बेटा आइए क्वेश्चन में हम पहले तो टेंजेंट लॉ लगाएंगे, जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये रिडक्शन फैक्टर के वो हमारे सामने ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखें इसमें क्या क्या चीज़ें सेम है, उनको हटाते जाओ। हटाने का मतलब हुआ, देखो ना, करंट सेम होगा, छोड़ दो। BH सेम है क्योंकि एक ही जगह एक ही सिटी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। म्यू नॉट सेम है, रेडियाई सेम है। फ़र्क कहाँ पे है, n और tan थीटा, इनमें अंतर आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा बाई n ये कांस्टेंट आ रहा है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ n इज़ प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। दो बार लिखो, n1 बाई n2 इज tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2, राइट।
लगाइए वैल्यू। tan थीटा वन कितना है? थीटा वन 60 डिग्री, ओके। एंड tan थीटा टू, ऑफ कोर्स थीटा टू इज 45 डिग्री, यू कैन सी हियर। एंड tan 60 इज √3, ये 1 है, तो हमारा रेशो आ रहा है √3:1। अब देख लेते हैं √3:1 कौन सा ऑप्शन है। √3:1 डी ऑप्शन है। सो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई बेटा क्वेश्चन 10 देखें। इसमें बताया गया है कि एक बार मैग्नेट को 30 डिग्री पे रखा गया है, तो हम कहेंगे थीटा इज 30 डिग्री। फील्ड जिसके साथ ये रखा गया 30 डिग्री पे, उसकी स्ट्रेंथ है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। यहाँ से देख लिया हमने इसको। मोमेंट ऑफ कपल, यानी क्या हुआ मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क कितना है वो 25 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर का टॉर्क उसको एक्सपीरियंस हुआ। तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज गिवन टू अस, कितना है ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमें SI सिस्टम का इस्तेमाल करना है। तो पोल स्ट्रेंथ बताओ बेटा। M का फॉर्मूला L × QM होता है ना। तो यहाँ से अगर आप M ढूंढ पाए तो बाकी काम हमारा आसान हो जाएगा। टॉर्क इज mv sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू 25 × 10⁻⁶, ये यहाँ से देखा मैंने। m फिलहाल हम इसको ऐसे रखें, नहीं मालूम हमें कितना है। p 5 × 10⁻⁴, तो 5 × 10⁻⁴। एंड व्हाट वुड साइन ऑफ 30? बेटा ये होता है 1/2, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हैं कि ये 5 इस 25 से कैंसिल हो रहा है, और ये 2 यहाँ जब जोड़ेंगे इस 5 से तो ये 10 बनाएगा। ये वाला 10⁻⁻6 ऑलरेडी इधर है, ये 10⁻⁻4 को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये कितना बन रहा है, ये 10⁻⁻1 बनेगा, दैट इज 1/10 बनेगा m का वैल्यू। अब हम जानते हैं कि m होता है 2LQM स्टैंडर्ड फार्मूला, लेकिन हम इस वक्त वाले क्वेश्चन में 2L का वैल्यू L ही कंसिडर करेंगे। वाई? बिकॉज टोटल लेंथ इज गिवन, और वो टोटल लेंथ कितनी है 5 × 10⁻⁻2 मीटर्स। तो मैं लिखूंगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये ध्यान रहे, इस 2 के साथ कंफ्यूजन ना करना, वो 12 टोटल लेंथ होती है। तो अब हमारे टोटल लेंथ डायरेक्ट वैल्यू हमने लगा दी, QM पोल स्ट्रेंथ, और m कितना आ रहा है 1/10। तो QM देयरफॉर इज 1/5 × 10⁻⁻1। आई थिंक यू गॉट इट। ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई किया हमने। 10/5 कितना आ गया, ये 2 आ गया। इसकी यूनिट भी लिख देते हैं 2 एम्पियर मीटर। अब देख लेते हैं पोल स्ट्रेंथ 2 एम्पियर मीटर कहाँ पे है। तो विच ऑप्शन इज देयर, 2 एम्पियर मीटर, ये सी ऑप्शन, 2 एम्पियर मीटर, सी इज द राइट आंसर। आई बेटा आप क्वेश्चन 9th करें। बाय मिस्टेक हमने पहले 10th कर लिया है, 9th इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। ज़रा सा रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गया। 2 बार मैग्नेट्स हैं जो आइडेंटिकल हैं, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट m है, प्लेस एट डिस्टेंस 2d विद एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ज़रा डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे। ये एक बार मैग्नेट और ये दूसरा बार मैग्नेट, इनका ये मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2d है। 2d है तो हमें कुछ कहा जा रहा है, मिड वे कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब मिड वे हुआ समवेयर हेयर। तो ये डिस्टेंस d है, तो यहाँ ये डिस्टेंस भी d है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 2 मैग्नेट्स हैं आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस 2d है। तो उस 2d को मैंने स्प्लिट किया है मिड पॉइंट से, यानी मैं अगर ऐसे दिखाना चाहूँ तो ये 2d है, नो डाउट। बट मिड पॉइंट यहाँ पे फील्ड मालूम करने को कहा जा रहा है आपको। जैसे कि आप जानते हैं, इनके नाम रख लेते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, मैग्नेट A है, दिस इज मैग्नेट B, और पॉइंट का नाम रख लो P। तो फील्ड ड्यू टू A एट पॉइंट P, उसको मैं फील्ड B1 कहता हूँ, ठीक है। तो इसका ये एक्सिस है, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ, μ0/4π 2m/dq। अब B2 ये है फील्ड ड्यू टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फील्ड ड्यू टू B एट पॉइंट P। तो B की वजह से पॉइंट P पे फील्ड, लेट मी कॉल इट B2। तो ये वाला जो है, ये B मैग्नेट,
इसका ये पॉइंट इक्वेटर पे लाई कर रहा है, तो इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगा लो, म्यू नॉट बाई 4πm/d³। अब इन दोनों के फील्ड के बारे में हमें डायरेक्शन से पता चलेगा कि रिजल्टेंट क्या आएगा। बेटा रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले डायरेक्शन का हम थोड़ा कंसिडर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो हॉरिजॉन्टली रखा है मैग्नेट, उसका फील्ड होगा इधर, यानी B2 इस तरफ है, और B1 जो है वो इस तरफ है। तो रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा? ये रिजल्टेंट है बी इफेक्टिव या बी नेट। तो मैं फिर लिखाता हूँ यहाँ पे बी इफेक्टिव जो है इट इज़ B1² प्लस B2² स्क्वायर रूट, है ना। करें सिंप्लीफाई, इन दोनों एक्सप्रेशंस में म्यू नॉट बाई 4π कॉमन है, बाहर ही रख लो। m/d³ भी कॉमन है, बाहर रखो। ब्रैकेट के अंदर ये 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ पे इस 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं म्यू नॉट बाई 4πm/d³ और ब्रैकेट के अंदर √5 आ रहा है। तो ये देख लो कि इससे मिलता जुलता, यानी ये √5 और साथ में म्यू नॉट बाई 4πm/d³ कौन सा ऑप्शन आता है? तो डी ऑप्शन आ रहा है ना, म्यू नॉट बाई 4π, √5 है, फिर m/d³ है, डी ऑप्शन। सो डी इज द राइट आंसर। अब बेटा क्वेश्चन 11 देखें। ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर ही आधारित है। हमारे पास एक मैग्नेटोमीटर में दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं जिनको एक राइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी राइट एंगल पर रखा गया, यानी एक मैग्नेट यूँ फिट किया गया, एक यूँ फिट किया गया। अगर इसका डायपोल मोमेंट m इधर है और इसका इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? ये वाला। और आप जानते हैं ये m इफेक्टिव कहलाता है। तो m इफेक्टिव पहले मालूम करना है, तो इट इज़ m² प्लस m² स्क्वायर रूट, तो m√2 ये इसका इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहने इसके साथ ऑसिलेशन की तो टाइम पीरियड आ गया 2 इंटू पावर 5/4 है। इसका मतलब है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो ये था ना, इसमें लगाएंगे ये वैल्यू। तो बाकी टी जो है, यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं ना, तो दो मैग्नेट का मतलब होगा मैं आई को भी डबल लिखूँगा। तो टी शुड बी 2π, यहाँ पे 2i, m के बजाय मैं लिख रहा हूँ m√2 और bs तो लिखना ही है, ये आगे पहली वैल्यू से यू कॉल इट T1। अब T2, अब कह रहे हैं हमने क्या किया है, एक मैग्नेट को हटा दिया, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। अब पीरियड कितना होगा? अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो ये 2π तो वैसे रहेगा, आई सिंगल हो जाएगा बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले दो का था 2i था, अब अकेला है तो आई। तो m भी अब अकेला, देयर इज नो m√2, अकेला m, और bh ये आ गया सेकंड। तो आप T2/T1 करके देखें तो I/m/bh और इधर आएगा एज यू कैन सी m√2 m/bh/2i, ओवरऑल स्क्वायर रूट लिया हमने। आप देख लें इन दोनों एक्सप्रेशन को इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। आगे चल के लेट्स कैंसिल आउट वट एवर यू कैन, लाइक दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड। तो ये 2 का पावर क्या है? 1/2 ये वाला है ना, और एक 2 ये है नीचे, फिर ओवरऑल ऐसे रूट। तो ये कितना बन रहा है? ये अब ये और ये क्यों बन गया? आई होप यू गॉट इट, डबल स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये बनकर 2 का पावर 1/2 फिर 1/2 यानी 1/4। तो T2/T1। अब देखते हैं आगे T1/2 पावर 1/4। T1 का वैल्यू देखो यहाँ पे, यह 2 पावर 5/4। तो 2 पावर 5/4 नीचे 2 पावर 1/4, सिंप्लीफाई करें 2 पावर 5/4 माइनस 1/4, बिकॉज बेसर से पावर आर सब्ट्रैक्टेड, ये रेशो वाला केस है। तो 5 माइनस 4/4 पीछे ये क्या बन गया? 2 सेकेंड, दैट इज द आंसर। अब देखिए 2 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है? 2 सेकेंड इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन है। तो
तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है सी, राइट। आइए बेटा क्वेश्चन 12 देखें। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज दिस, यानी ससेप्टेबिलिटी इज 499, ओके। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, गॉट इट। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बताना है, यानी ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बेटा जैसा कि आप जानते हैं काई का फॉर्मूला ये होता है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला। इसको अब हम म्यू और म्यू नॉट के टर्म में निकालेंगे, तो इट बिकम्स म्यू बाई म्यू नॉट, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाई म्यू नॉट होती है, माइनस दिस इज काई। अब वैल्यू लगाना शुरू करो। काई इज हाउ मच, 499। म्यू तो हमें पूछा जा रहा है, ये 4 पाई 10⁻⁻7 गिवन है, और ये -1 करें सिंप्लीफाई। इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, ये 500 बन जाता है उधर, तो ये नीचे कुछ ऐसे ही आएगा। तो म्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आगे 00 फिर पाई और ये इतना आएगा, एंड आई थिंक 2 पाई और ये 4 नेगेटिव साइन आ रहा है, और इसके यूनिट्स भी हेनरी पर मीटर है। तो ये देख लीजिए, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की वैल्यू। अब देखते हैं आंसर में 2 पाई 10⁻⁻4 कौन सा है। 2 पाई 10⁻⁻4 ये बी ऑप्शन है, राइट। सो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। तो बेटा आज का जो ये वीडियो था और ये डिस्कशन थी, इट वाज अ मैराथन, इट हैड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू सच प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक अब आपको यही करना होगा कि जो आपको असाइनमेंट भेजी जा रही है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ग्रैस्प कर लीजिए। और इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी थे जो 12th के सीबीएसई सिलेबस में या जेके बोर्ड सिलेबस में या किसी भी सिलेबस में नहीं है, बट हमारे एंट्रेंस में होते हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर था, राइट, जैसे डिप सर्कल है, जिस तरह से वो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखे, टेंजेंट गैलोमीटर, तो उनके न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। दैट इज़ वाई वी हैड टू डू ऑल दैट। इट बिकम्स क्वाइट एग्जॉस्टिव वीडियो, लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि आप इसको अच्छी तरह देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, और फिर जो असाइनमेंट है उसे अटैम्प्ट करेंगे और मेरे से नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर पूछेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।